नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राहुल गांधी के मसले पर। राहुल गांधी जी के ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, असौजन्य व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई के मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया। भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस साल 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी के सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, उस स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं, अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था। जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी। विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता
आरोप सिद्ध होने के साथ साथ दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो शहजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करो, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद, आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। इसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्रों आप उससे जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर,
सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा, देखिए मित्रों 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा स्पीकर हैज ओनली कंफर्म द लीगल पोजीशन, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी डिसीजन or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा, इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे, कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में, तो देखिए थी राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में एक गुण आप में हो, ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी है। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है, और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा, और ये सत्ता में थे तब तो नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ही कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior, and he himself agrees on many issues. अभी डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई जो मान्यता घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जी जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ राहुल जी, की स्थिति क्यों आई?
ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर है, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन एंड ही थिंक्स ही कैन स्पीक एनीथिंग विदाउट एवर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आगे हो ओबीसी समाज को, जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को क्या देते हैं, इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपको क्या वहाँ कोई डिवीजन है राहुल गांधी के खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि लोकसभा मुक्त राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सुसंगत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने किया है, जुडिशरी के साथ खड़े हो जाते हो। जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में डालते हो। इसमें प्रजातंत्र विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 के मैंडेट की नेचर अलग था, 19 के मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे जी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन है, ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर। अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं। विपक्षी एकता में एकजुट नहीं थे। फैसले के बाद राहुल के संसद जाने के बाद
ममता बनर्जी के विश्वास समेत तमाम विपक्षी दल ऐसा लग रहा है कि एकजुट हो गए। विषय शून्य मिलके शून्य के साथ शून्य ही होते हैं, 0 + 0 = 0। बाकी रहा न्याय की, सत्य की, प्रजातंत्र की। हमें बार बार मैं कह रहा हूं, ये ना भूले, ये मान्यवर कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। ये कोई एक रात में कंप्लेन हुआ, दूसरे दिन जजमेंट आई नहीं है। कोर्ट ने कई बार मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 4 कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के केस की नेचर एक ही है, गाली गुलज, अपशब्द, जाति को उस्काना, जाति को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना, ये सामंतवादी मानसिकता के लिए कोर्ट ने विषय कहा। इसमें बीजेपी कहां आया, सरकार कहां आया, और बाकी शून्य मिलकर शून्य के साथ और शून्य बड़ा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी सवाल से थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है सर, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब सामने आए हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही चीज बोली है कि डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है, तानाशाही, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तो सारे के सारे बीजेपी पे अटैक करें, जबकि ऑर्डर कोर्ट से आए, कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ नहीं कह रहे हैं, बट सारे आगे से डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं सर। मैं आपकी संरक्षण चाहता हूं, इसलिए आप सच को दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी गाली देते हैं, मीडिया भी कभी कभी सच जब दिखाता है उनको भी गाली गलौज होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्वच्छता की बात कह के आने वाले व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, 2 मंत्री उनकी जेल में पहुंच गए थे। इसलिए ये विषय को कितने भी लोग, मैंने कहा 0 + 0 = बिग 0। विकास मेरा सवाल कि कोर्ट का फैसला आया है, बार बार आप कह रहे हैं कोर्ट ने किया है, लेकिन बावजूद कांग्रेस की तरफ से सीधा बीजेपी पर आरोप, उनके अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को सत्य बोलने की सजा मिली है। इसका क्या है कि सत्य बोलने की सजा मिली है? सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति, सत्य नहीं है। तो बीजेपी की अहम प्रेस वार्ता आप सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से देख रहे थे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग सिंह ठाकुर मीडिया से बात कर रहे थे। 2 अहम बातें जो कही गई है, राहुल गांधी का जो मसला सुबह से चल रहा है, जब से लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हुई है, 2 साल की सजा जो कल उनको कोर्ट की तरफ से दी गई थी, उसके बाद ये फैसला आज हुआ है। एक कि क्या कानून से ऊपर है राहुल गांधी, ये सवाल बीजेपी ने पूछा है, और ये भी कहा है कि क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके लिए देश में अलग से कानून हो, अलग से अदालत हो और अलग से आईपीसी भी राहुल गांधी के लिए बनाई जाए। लेकिन दूसरा अहम सवाल जो अब खड़ा होता है वो ये, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये पूछा है कि इतने बड़े बड़े वकील जब कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, तो फिर आखिर वो कौन शख्स है, कौन नेता है जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इस मसले पर उन्हें ये पता था कि फैसला किस तरह से आ सकता है और आगे आने वाले दिनों में उस फैसले के क्या अंजाम हो सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन अगर अपील नहीं की गई, अगर इसके खिलाफ राहुल गांधी ने कोई बात अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से सामने लाकर नहीं कही, तो फिर क्या वजह थी कि अब इतनी ज्यादा हाय तौबा मचाई जा रही है। बेहद ही खास मेहमान इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं खास मेहमानों का। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, राजीव जेटली जी, जो कि पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ स्टूडियो में ही तहसीन पूनावाला भी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जरा उनसे हम, क्योंकि कांग्रेस से उनकी कुछ हद तक नजदीकियां भी रही हैं, तो जरा कांग्रेस में जो चल रहा है उस पर भी हम उनका विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अशोक यादव जी भी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तो चलिए पहले मैं जरा, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर तहसीन पूनावाला जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, आप गांधी परिवार को एक तरीके से काफी करीब से जानते हैं कि कौन शख्स है जो सवाल उठाया गया है बीजेपी की तरफ से, जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहता है और इसीलिए उनको सलाह भी नहीं दी गई, कानूनी सलाह भी नहीं दी गई और उनके लिए कुछ नहीं किया गया।
नहीं, ये सब अटकलें लगाने का काम अगर इन यूनियन मिनिस्टर्स का है तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बट वो अटकलें लगाए। सवाल ये है और देश देख रहा है कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा वो सत्य साबित हुआ। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में उनकी आवाज दबाई जाती है, उनकी स्पीच को एक्सपंज किया गया, 40 मिनट के स्पीच में से 38 मिनट्स को एक्सपंज किया गया। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। वे आए पार्लियामेंट में, स्पीकर से उन्होंने अपील की 2 बार 3 बार कि मुझ पे आरोप लगाया गया, मुझे बात करने का मौका दे, तो नहीं दिया गया। ये कौन सा चोर है जिसे बचाना चाहते थे इतना शोर मचा रहे, राहुल गांधी से डर रहे, काहे डर रहे? आपसे सवाल पूछा जाता है किसी एक आपके मित्र के बारे में तो आपका उत्तर होता है कि आपका सरनेम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। यही अगर इस देश का रिवाज है, यही इस देश में अगर आप कहना चाहते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरह से पार्लियामेंट को चलना चाहिए, तो ये आपको मुबारक। आवाम सब देखती है, जनता ये सब जानती है, वो जानती है आप क्या कर रहे हैं। और दुर्योधन को भी ये लगा था कि उसकी हार नहीं होगी, दुर्योधन को भी ये लगा था कि वो नहीं हारेगा, लेकिन जो राजनीतिक हशर दुर्योधन का हुआ वही राजनीतिक हशर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में होने वाला है। तहसीन जी, ये पूरा मामला अडानी और जो आपने तमाम मुद्दे उठाए, इसका राहुल गांधी के बयान जो मोदी सरनेम के बारे में दिया गया, प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया, कोर्ट का फैसला आया, कानून ने अपना काम किया, सजा सुनाई, इन सब का कोई आपस में कोई लिंक है? बिल्कुल है। कैसे लिंक है? क्या मेहुल भाई चौकसी प्रधानमंत्री जी के घर में थे या नहीं थे? उनको मेहुल राहुल गांधी का मोदी सरनेम को लेकर के दिया गया जवाब और बयान, उसका मेहुल चौकसी से या इन तमाम बातों से क्या लिंक है? मैं वही आपको उत्तर दे रहा हूं। हाँ। अगर मेहुल भाई चौकसी प्रधानमंत्री जी के, आपके नहीं, मेरे नहीं, राजीव भाई के नहीं, प्रधानमंत्री के घर में, यादव भाई आप जा सकते हो प्रधानमंत्री के घर में बिना परमिशन के? जा सकते हो आप? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी के घर में बैठे हुए, चाय पे चर्चा, मन की बात चल रही है, प्रधानमंत्री कह रहे मेहुल भाई चौकसी यहां बैठा है और रेड कॉर्नर की नोटिस निकल जाती है इंटरपोल की। अब वो आ जा सकते, घूम फिर सकते, और बात उठाए किसी ने पॉलिटिकल भाषण में तो आप उसको जेल में डाल दो, 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दो, आपको आपके मेंबरशिप आप सस्पेंड कर दोगे। ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? सवाल है मेहुल भाई चौकसी थे या नहीं थे, सवाल है नीरव भाई मोदी ने आपके साथ तहसीन जी, मैं राजीव जेटली जी के पास जाती हूँ, मैं भी आपसे एक ही चीज पूछ रही हूँ। 2 और 3 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ अनंत विजय जी भी जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं शिवसेना के। लेकिन तहसीन जी, अभी तक आप उस पॉइंट पर आगे नहीं आए। कोर्ट अगर फैसला देता है, कानून अगर फैसला देता है, कानून के फैसले में मेहुल चौकसी कहां से आते हैं? क्या जज ने मेहुल चौकसी के आधार पर यह फैसला दिया है? क्या लालू यादव पर जब फैसला आया था तब भी कुछ ऐसा ही मामला था? क्या तमाम और लोगों पर जब फैसला आया था तब भी ऐसा ही मामला था? जल्दी से फिर मैं राजीव जेटली जी के पास बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी पे जो आरोप था वो भ्रष्टाचार का था। यहाँ पर जो आरोप था, जो मेरे हिसाब से, मैं कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूँ, कोर्ट के फैसले को मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये फैसला गलत था, क्योंकि पॉलिटिकल भाषण में आरोप लगेंगे ही। मैं छोटा था, मैं हमेशा सुनता था 1 रुपए, सारे देश में शोर है, फलाना ढिमकाना चोर है, हम ये सब सुनते हैं, ये पॉलिटिकल भाषण है। अगर आप पॉलिटिकल भाषण पे आप उस पर कोई डेफेमेशन का केस करेगा, कोई कहेगा प्रधानमंत्री जी इस देश को बर्बाद करे, तो आप उस व्यक्ति को जेल में डालेंगे। परसों ही डाला ना जेल के अंदर, और आप कहेंगे क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, तो फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप जितने भी टेक्निकल, मैं एक लास्ट लाइन कहता हूं, उसके बाद में समाप्त करता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, सारे जस्टिफिकेशन दुर्योधन ने दिया था, सारे जस्टिफिकेशन, वो क्यों सही था, लेकिन अंत में व्यासा लिखते, अंत में भगवान कृष्ण उसको पूछते, क्या सिर्फ जस्टिफिकेशन लीगल होते, उसमें मोरालिटी भी आती? ये सरकार की मोरालिटी चली गई है। और तो तहसीन जी, आप ये कहना चाहते हैं, आप बार-बार महाभारत का जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक तौर से वही हशर इस सरकार का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट, एजेंसी, सबको धृतराष्ट्र बन जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है? मैं कह रहा हूं सबको आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ही उभरते हुए सितारे थे कांग्रेस पार्टी के, अब उन्हीं के खिलाफ माफी मांग ले राहुल गांधी, अभी भी माफी मांग ले। और अभी फिर न्यायालय से तो उनको कोई किसी तरीके का कोई रियायत नहीं मिलने वाली, और न्यायालय ने कहा भी था कि माफी मांग लीजिए। आपने एक बैकवर्ड समाज को गाली निकाली है, आपने वैश्य समाज को गाली निकाली है, जितने भी मोदी इस देश में है वो चोर हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, जिससे तहसीन भाई भागते हुए नजर आ रहे हैं। माफी तो हमारे डिक्शनरी के अंदर शब्द ही नहीं है, हमारा काम माफी देना है, माफी मांगना नहीं है। तो यही खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, तहसीन भाई जो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, मैं न्यायालय के सामने झुकता हूं, अरे कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन चुके हैं राहुल गांधी जी। तहसीन भाई, आप नाक भी रगड़ेंगे ना न्यायालय के सामने, तो भी
वो निर्णय राहुल गांधी जी के पक्ष में नहीं जाने वाला है। राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया था। वो अलग बात है कि उनको हमारी न्यायिक प्रणाली पर विश्वास नहीं है, हमारे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, हमारी देश की सेनाओं पर विश्वास नहीं है। वो चीन के ज़्यादा बड़े समर्थक नजर आते हैं, भारत के गाली देते हुए नजर आते हैं। वो चीन को कहते हैं प्रकृति का दोस्त है, वो चीन को कहते हैं शांति का पक्षकार है। क्या क्या नहीं बोला, मेरे लिए नहीं, हमें क्या जरूरत है, लेकिन आपके लिए मुसीबत बन गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बने, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा ये राहुल गांधी जी जेल चले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये ऐसा ना होता, जैसे आपने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बताया गया कि राहुल गांधी जी को क्यों बचाने के लिए नहीं आए कांग्रेसी, जबकि इनके पास तो श्री गांधी जी की सजा अब ये निर्धारित कर रही है कि अब उनकी सदस्यता भी रद्द होने वाली, वो हो गई। और राहुल गांधी जी की सदस्यता आज रद्द नहीं हुई, न्यायालय के निर्णय आते ही रद्द हो गई थी। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको, लगभग भारतीय जनता पार्टी के 3, झारखंड पार्टी के 1 और विभिन्न शिवसेना के 1, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों के लीडर हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, इसी कानून के तहत रद्द हुई है। और यही राहुल गांधी जी थे, ये उन्हीं का किया हुआ है, यही राहुल गांधी जी थे। अमेंडमेंट जब फाड़ा था उन्होंने, तो किस लिए फाड़ा था बताइए? तब भी चाहिए और तोल मोल कर काम करना चाहिए। सही बात है, मैं इस बात से अग्री भी अगर कर दूं, इत्तेफाक भी रखूं, तो एक जो ऑर्डिनेंस करप्शन को बचाने के लिए लाया था, आप इसमें अंतर समझिए। और दूसरा जो मैं मानता हूं सर झुकाते हुए, एक रॉन्ग जजमेंट डेफेमेशन को लेकर, दोनों में अंतर है या नहीं है? रीमा जी, अगर मैं कह दूं उदाहरण के तौर पे सभी एंकर चोर है, ये डेफेमेटरी नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं रीमा जी गलत एंकर है, चोर है, आप में अधिकार है डेफेमेशन करना, ये कहां की हम डेफेमेशन की परिभाषा को हमने बदल दिया है। तो रहेगा क्या इस मुल्क में? लोकतंत्र कैसा चलेगा, कैसे? अच्छा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को जर्सी कहा, वो डेफेमेटरी नहीं था? जब माननीय प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा, तो उस वक्त कोर्ट कौन गया था कोर्ट उस वक्त? तो पॉलिटिकल लड़ाई। पुर्णेश जोशी अगर कोर्ट गए, पुर्णेश मोदी अगर कोर्ट गए, तो मोदी समाज को लेकर सवाल खड़े हुए। ये देखिए, और मैं उस समाज के हितों को और खासकर उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का मुद्दा कोर्ट में जाता है, तो मैं लीगली इसमें एक ज्यादा, समाज के खिलाफ जाकर मामला उठता है। मैं ज्यादा इसमें, उन दोनों में अंतर है। मैं ज्यादा इसमें लीगली इस वक्त वो डिस्कस नहीं करना, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हो, दो चीज होनी चाहिए, यू हैव टू गो विद क्लीन हैंड्स। आप एक एक्स एमपी बीजेपी को, दूसरा आपको पहले कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है डेफेमेशन के पहले कि एक जेनरिक स्टेटमेंट में मान लो समाज के लिए ठीक है, तो आपका नुकसान। ये जो कानून है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये क्रिमिनल्स राज्यसभा लोकसभा में ना आए इसलिए था। कोई टेक्निकल ग्राउंड पर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो उसके लिए नहीं था। और एक मैं बताता हूं रीमा जी कि अपोजिशन को एक होने का एक गोल्डन चांस दे दिया सूरत के कोर्ट ने। और तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। खुश है। हाँ, अरे हमने तो स्पष्ट बोला कि चोर को चोर बोलना अगर गुनाह है तो हम बार बार बोलेंगे चोर है, चोर है, चोर है। हाँ, लेकिन किसी विशिष्ट समाज को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो मोदी लोग होते हैं ना उनके बारे में बोल रहा हूं कि नीरव कौन लोग मोदी होते हैं? हो गए। सॉरी एक सेकंड, कौन लोग होते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? ये जो नीरव मोदी है या फिर ललित मोदी है या चौकसी है, जो देश के पैसे लेकर विदेश में भाग जाते, उसके लिए कह रहा हूं। Okay. जो गांव खेड़े में जो बेचारे रात दिन मेहनत करते उनके लिए लाओ। ये तो बीजेपी ओबीसी का फंडा खेल रही है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी के साथ राहुल अपोजिशन को एक आने का मुद्दा नहीं मिल रहा था। अब राहुल जी ने वो मुद्दा दे दिया है। मैं तो चाहूंगा कि राहुल जी अब जनता की पार्लियामेंट में जाकर ही मोदी जी का हिसाब लेंगे। लेकिन कानून का दुरुपयोग किया गया, कानून का दुरुपयोग किया गया और मेरी पार्टी इस सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को गलत कहती है। ये तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और टेक्निकल इसमें भी केवल माफी ना मांगे इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट दे दो, ये कहाँ की बात है? हाँ, एक दिन की पनिशमेंट दे लेते तो हो जाता था। लेकिन कहीं साजिश का पार्ट तो नहीं है, इसके लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट कॉल लेगा ना। नहीं जी, सुप्रीम कॉल लेगा ना। किशोर जी, वो तो राहुल गांधी ने कहा है कि वो वीर सावरकर नहीं है जो माफी मांगे, इसलिए आपकी बात पर उन्होंने यही कहा है, वो वीर सावरकर नहीं है कि वो माफी मांगे। तो वीर सावरकर तो यहाँ भी आ गए ना किशोर जी। अरे यार, सावरकर
सावरकर हमें पूजनीय है। अरे तो हाँ, कल हम आपने राहुल ट्वीट नहीं जी को- देखा है, उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगूंगा, ये नहीं देखा था आपने कल ट्वीट? नहीं, उनको समझाना पड़ेगा सावरकर क्या चीज है। हाँ, सावरकर इस देश की वो महान व्यक्ति है, हाँ, जिसने देश में एक इतिहास लिखा है। तो सावरकर जी के बारे में राहुल जी जो बोलते हैं, हाँ। हाँ, उसको तो उनको हम व्यक्तिगत समझा देंगे। ओके। लेकिन आज देश में जो वीर सावरकर का नाम लेके उनको घेरती हैं और ये तुरंत पलटी मारते हैं तो मुझे हंसी आती है। ये राहुल जी पर तो ठीक ठाक आक्रमण कर रहे होते हैं, लेकिन वीर सावरकर का नाम आते ही एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे आटे की मुलायम लोई की तरह किशोर तिवारी जी एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। खैर, ये पूर्व प्रचारक रहे हैं, आरएसएस से इनका लंबा जुड़ाव रहा है। अब किसी का कहाँ हुआ है इसको समझने की जरूरत है। इसमें कानून का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। शाह फैजल के केस में क्या हुआ, लक्षद्वीप के जो सांसद हैं उनको भी 10 साल की सजा हुई। 10 साल की सजा होते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। और ये लोकसभा स्पीकर का आदेश नहीं है रीमा जी, ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन है कि ये सीट वैकेंट हो गई, क्योंकि कानून स्वयं कहता है और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे ही सजा होगी इमीडिएटली द लेजिस्लेचर विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस। तो इसमें ये सब कानूनी पेंच फंसाने की चीजें हैं। और अभी तक शाह फैजल का केरल हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, बावजूद इसके अभी तक उनको लोकसभा में घुसने की अनुमति नहीं है, तो वो तो टाइम लगता है। ओके। पर हमें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता या जो उनके समर्थक इसको कानूनी पचड़े में फंसाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। ये प्योरली राजनीतिक पूरा गेम है। ओके ओके, कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय चड्ढा जी हैं जो कि वकील हैं और जाने माने, और उस पर बात करेंगे। लेकिन अशोक यादव जी, मैं आपसे यहाँ पर कुछ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मामला अब ओबीसी समाज को लेकर आ गया है। बीजेपी ने इसको अब ये मुद्दा भी बना दिया है, और बीजेपी ने ही नहीं, जो दलील भी दी गई कोर्ट में भी एक समाज को लेकर, आप उस समाज के साथ हैं, या आपको लगता है कि जिस सरनेम को लेकर राहुल गांधी के ऊपर ये पूरा विवाद हुआ, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया, आपको लगता है उनका बयान सही था कि सबको एक ही तरीके से हाँकना? रीमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ विपक्ष को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तानाशाही मोदी सरकार से लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक बात और माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक अमेंडमेंट लाएं या एक ऑर्डिनेंस लाएं और अपने आप को लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, जैसे शी जिनपिंग चाइना में है। उनको क्या जरूरत है इतना पापड़ बेलने की कि एक इलेक्शन कमीशन को जेब में रखें, एक ईडी के अधिकारी को जेब में रखना पड़ता है। जुडिशरी को कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, तमाम उनके मिनिस्टर, अभी किरण रिजिजू तमाम सुप्रीम कोर्ट पे आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल पा रही। क्या टिप्पणी? बहुत सारी टिप्पणी आती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनकी, जो है जनता ने हमें चुना है। लाल आंख कैसे दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट को? कितनी बार टिप्पणी करते हैं वो? टिप्पणी करते हैं, लाल आंख कैसे दिखाते हैं? जब कहते हैं कि जनता ने हमको चुना है, हाँ, तो हम डिसाइड करेंगे क्या होगा इस देश में। वो उस समय भूल जाते हैं कि संविधान ने चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया था, जो चुनी हुई सत्ता को निरंकुश होने से बचाने के लिए राजीव जेटली जी बयान मैंने देखा नहीं है, किरण रिजिजू का कौन सा बयान निभाएगी? पहले ये बताइए आप। कोर्ट की जिम्मेदारी तो कोर्ट निभाएगी। कोर्ट की जिम्मेदारी संविधान के प्रति है मान्यवर जी। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी सरकार एक एक करके सारे उस चेक एंड बैलेंस को डिमोलिश कर रही है, जो सरकार को तानाशाह होने से बचाते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, विद इन 24 आवर एक इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को जहां जिस विभाग में काम कर रहा है उसको वीआरएस दिलवा के 24 आवर के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन का अधिकारी बना दिया जाता है। इसका जवाब एक ईडी चीफ, क्या देश में अधिकारियों का अकाल पड़ गया है कि एक ईडी के चीफ को, संजय कुमार मिश्रा को लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? तीसरी बात, लेट मी से, अपोजिशन को भी संविधान में एक चेक एंड बैलेंस की तरह क्रिएट किया गया था कि अपोजिशन सरकार के गलत सही चीजों को उठाएगा। उस अपोजिशन को मोदी जी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर। इनकी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सिर्फ इनके खिलाफ बोलने वालों के ऊपर है। ठीक है, राजीव जेटली जल्दी से जवाब देंगे, फिर जरा मैं अपने वकील साहब के पास चलती हूँ। मुझे हैरानी हो रही है इस बात की, मैं समझना भी चाहता हूँ कि लाल आंख से अगर हमारा न्यायालय चलता होता तो क्या लाल आंखों का ही नतीजा था जब लालू प्रसाद यादव जी मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर जेल में गए थे?
क्या वो लाल आंख का नतीजा था? इस देश की न्यायिक प्रक्रिया में जब जब कोई कन्विक्ट होता है तो क्या वो लाल आंखों की वजह से होता है? तीसरी बात, आज मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को कन्विक्ट किया गया, क्या ये अधिकार आपके लॉयर्स के पास, वकीलों के पास नहीं था? क्या आपके वकील ने यही स्टेटमेंट दी? क्या राहुल गांधी जी के वकील यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो जजमेंट आई है उस जजमेंट की मैं खिलाफत करता हूं, या जज ने जजमेंट ही गलत दी है? वो नहीं दे सकते हैं। ये केवल राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात को इसलिए रखना चाहते हैं, आज इनकी मजबूरी बन गई। देखिए, इसी देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी में, रीजनल पार्टियां, जिन पार्टियों के नेता ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी कोई भी टिप्पणी इस तरीके की नहीं आती। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा है उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बाहर निकलती है। 5 मिनट के अंदर टिप्पणी आती है, बिना सोचे समझे, बिना जजमेंट को पढ़े। अगर वो इस बीच में कूद करके जजमेंट की खिलाफत करते हैं तो अपने आप में ये दर्शा देता है कि कहीं ना कहीं उन्हें उनको न्यायालय के हाथ या एजेंसियों के हाथ या उनके भ्रष्टाचार के उजागर होने का खतरा उन्हें नजर आना शुरू हो चुका है। यही केवल एक वजह है जिन वजहों से खिलाफत की जा रही है। तहसीन पुनावाला, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपके पास और लिस्ट है। यादव भाई की बात को आगे लेकर जाते हुए माननीय लॉ मिनिस्टर ने यह कहा कि कुछ एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस देशद्रोही थे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ या नहीं हुआ? दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के चेयरपर्सन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे विद्वान लोग हैं, कहते हैं कि केशव नंदा भारती जजमेंट, जो दुनिया का सबसे माना हुआ जजमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। वो कहते हैं पार्लियामेंट इज सुपीरियर टू पार्लियामेंट इज सुपीरियर। पार्लियामेंट नहीं, संविधान सॉवरेन होता है, संविधान सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सॉवरेन होता है। ये बात देश के वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। तीसरी बात, जो एक ईडी के चीफ के बारे में कहा, रिटन जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, रिटन जजमेंट वो केस में हो कि ईडी चीफ का एक्सटेंशन नहीं होगा, और उसके बावजूद एक्सटेंशन होता है। सुप्रीम कोर्ट का रिटन जजमेंट है, मैं ओरल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तब भी उसी ईडी डायरेक्टर को बनाया जाता है। और हैरान है की बात, ईडी सिर्फ विपक्ष को रेट करता है। देखिए, आज एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। एक छोटी सी बात देखिए, इस पैनल के ऊपर जितने भी लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी बात को डिस्कस करने के लिए तैयार है, केवल राहुल गांधी को डिस्कस करने को तैयार है। ये आपने ना आपने दुर्योधन भी करा, कृष्ण भी करा, अर्जुन भी करा, सब नाम अर्जुन नहीं, इन्होंने सब नाम लिए, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करी, ये बात नहीं करी कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, तो बोलिएगा, दीजिए और गाली दीजिए, और गाली दीजिए, और गाली दीजिए। सारे मोदी चोर होते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, दीजिए, जितनी ओबीसी को गाली दे सकते हैं उतनी गाली दीजिए। अगर आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी की लाइन पर चलूंगा, तो आपको डिबेट में बैठने से पहले ही गाली गलौज से शुरू करना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी जी ने सही कहा, जितने देश में मोदी हैं सब चोर हैं। बोलिए इस बात को, सभी लोगों के बारे में, जिस बात को लेकर के वो कन्विक्ट हुए हैं, उसी बात को आगे बढ़ाइए ना आप जाकर के। जिन व्यक्तियों के बारे में कहा, उनमें से 2 व्यक्ति भगोड़े हैं और एक, अरे भैया उन्होंने कहा जिसके जो भी चोरी करता है उसके पीछे मोदी भगोड़ा है या नहीं है? नीरव मोदी भगोड़ा है या नहीं है? अरे भैया, आप राहुल के फोटो थे माननीय प्रधानमंत्री, भाषा मत बोलिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी की भाषा बोलिए ना। अपने नेता की भाषा बोल के दिखाइए, अपने नेता की भाषा बोल के दिखाइए ना। मोदी भगोड़ा है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नीरव मोदी भगोड़ा है या नहीं है? मेहुल भाई चौकसी पे लुकआउट नोटिस निकाला गया है कि विजय भाई माल्या? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति अगर वो बलात्कारी है और उसके पीछे गांधी लगा तो मैं क्या वही बोलूंगा? सभी लोग ऐसे होते हैं। राहुल गांधी जी को बोलो क्या राहुल गांधी जी को अपने घर में मिले, मेहुल भाई चौकसी मिले या नहीं? आप सारे मोदी चोर होते हैं। आपने एक सेकंड तहसीन जी, पहली बात क्यों नहीं बता पाया आप न्यायालय में बात? एक मिनट, तो उसी पे तो अपील कर रहे हैं ना। एक मिनट, चलिए, वक्त की बात है, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब ऑप्शंस क्या है राहुल गांधी के पास, ये आप बताइए, क्योंकि 8 साल की बात है और 6 साल की बात है, 2 साल तो हो गए ना। 8 साल के लिए क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से अगर वो जाते हैं, अभी तो वैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने एक तरफ कहा है कि हम कानून प्रक्रिया जितनी भी है कानूनी उनका पालन करेंगे, दूसरी तरफ खड़गे जी कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा हम सब जगह वही बात दोहराएंगे, तो दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो समझ आ नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी अभी चाह क्या रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या ऑप्शन है? देखिए, जो सबसे पहली चीज जो उनको करनी पड़ेगी और वो करेंगे, वो है इस निर्णय को चेतावनी देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उस चेतावनी के बाद इस जो पूरा जो ये जो आया है बन के, जो इसका रिजल्ट है, उसको स्टे की मांग करेंगे, और यदि स्टे होता है तो वो इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं और कह के
इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए उनको माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि समावेश अगर मैं करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उनको चैलेंज करना पड़ेगा अपनी क्या बोलते हैं कि जो ये उनको सजा हुई है उसको, कन्विक्शन को, और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं साथ चलेंगी। अब मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। किशोर तिवारी जी, जल्दी से किशोर तिवारी जी। देखिए, अभी आप फंस गए थे वीर सावरकर वाले मुद्दे पर, वो सीक्रेट मीटिंग कब है वो भी बता दीजिए, क्योंकि अगली बार फिर कोई मुद्दा आएगा राहुल गांधी का, फिर वो सावरकर पर बोलेंगे, फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो थोड़ा सा तोल मोल के बोल वाला एंगल वहां भी आता है ना। तिवारी जी बहुत क्यूट है। नहीं, अभी देश के सामने तानाशाही ताकतों को हराना यही एक बड़ा उद्देश्य है। लेकिन मैं अभी बताता हूं कि ये कानून इसलिए बना था कि क्रिमिनल तत्व भारत के संसद में ना आए, लेकिन सूरत के कोर्ट ने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया है। तो जहां से आपने बताया है कि उसको हम चैलेंज करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे अप्रोप्रिएट कोर्ट में, और ये 2-4 दिन में मामला सुलझ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो हड़कंप में आके सभापति ने सब कुछ किया है, तो इसका फायदा भी अब हम ही उठाएंगे ना, क्योंकि राहुल जी के भाषण इनको बिल्कुल ही मोदी जी को सहन होते नहीं। तो जनता की अदालत में जाकर बोलेंगे हम। हाँ, हमें कौन रोक रहा है बोलने से? हाँ, अगर चौकीदार चोर है तो चौकीदार चोर है ना। हाँ, उसको क्यों रोक रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अब बीजेपी क्या कर रही है? सारे ओबीसी का अपमान कर, सारे ओबीसी का। अरे बीजेपी में तो जो ओबीसी नेता है उनका कितना अपमान हो रहा, ये तो देखा ही नहीं। और मोदी जी ने क्या कर लिया? जो बनिया के सिवा और किसी का भला थोड़ी किया। ओबीसी के लिए बीजेपी सरकार ने 9 साल में क्या किया, ये भी तो बताना चाहिए ना। उनके किसानों के लिए क्या किया, जो मोस्ट ऑफ जो ओबीसी है। किशोर जी, आप भी कुछ हद तक उसी तरीके की चीजें रिपीट कर रहे हैं मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है ना। चौकीदार चोर है, ये सब मुद्दों को लेकर कोर्ट और तमाम देश में बात हो चुकी है। इस पर जनता का मैंडेट भी आ चुका था, इन बयानों पर माफी भी मांगी जा चुकी थी। उसके बावजूद इतने साल बाद इस बयान को आपने रिपीट किया, तो उसके पीछे की मंशा मैं समझ नहीं पाई। जल्दी से राजीव जेटली के पास में जाऊंगी, उसके बाद इसका रिएक्शन चाहूंगी। राजीव जी, और एक और चीज, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि पुश्तों से हमारे खून में जितने भी ऐसे मामले हैं ना बीजेपी के लोगों के, उनके खिलाफ सच्चाई के साथ लड़ने की एक ललक है और हम कभी झुकते नहीं हैं। ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। हमारे खून में झुकाव है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं। मैं प्रियंका वाड्रा जी के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। ये झुकना नहीं जानते, पूरी तरह से एरोगेंट है। इन्होंने अपने गलत निर्णयों को भी देश की जनता पर थोपने की कोशिश करी। इनसे कौन लड़ सकता है? ये गांधी परिवार है। ये खौफ के अंदर दुनिया इनके सामने जीती है। गांधी परिवार है जो न्यायालय के अंदर जाकर कह सकते हैं कि मैं तो गाली निकालूंगा और मैं गाली निकालूंगा और माफी नहीं मांगूंगा। उनके प्रवक्ता यहाँ बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब साइकोफेंसी की हद हो चुकी है कि आज ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। अरे आज तो ये कहना चाहिए था मैं देश की जनता के साथ खड़ा हूं। अगर राहुल गांधी जी ने इस तरीके से गाली निकाली है तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद ये बातें बार बार उनको डिफेंड करने के लिए रख रहे हैं, तो आप ये सोचिए उनकी एरोगेंसी और इन बेचारों की मजबूरी। इसीलिए कह रहा मुसीबत बन गई है अब राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी। लेकिन अंत में चलते चलते अनंत विजय जी, अब मामला कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो अभी एक अहम बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है 6 बजे, जिसमें आगे की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। माफी मांगने को तैयार नहीं है। उसके अलावा खड़गे जी कह ही चुके हैं हम जेल भरने के लिए आंदोलन चलाएंगे। विपक्ष उसके साथ हो ही रहा है। तो क्या अब लग रहा है आगे? वो उस पर मैं आता हूं। उसके पहले 10 सेकंड में प्रियंका जी की बात आपने पूछी। हाँ। और उन्होंने कहा कि पारिवारिक परंपरा और ये उनकी याद दिलाई, तो मुझे अचानक से याद आया कि इसी परंपरा में इंदिरा गांधी की सदस्यता भी अदालत की वजह से ही गई थी। और इंदिरा गांधी को भी अदालत ने इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और अभी तहसीन जी बता रहे थे और दूसरे सज्जन भी बता रहे थे कि बड़ी ये हो रहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया था। उस जज ने स्टे किया था जिनको 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो खैर ये सब चीजें हम नहीं जानते, क्योंकि परंपराओं में ये सब चीजें लोगों को याद नहीं रहती जब परंपरा गिनाते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त देश में राजनीति अच्छी होगी। आने वाले दिनों में
राहुल गांधी के सामने। मुझे नहीं लगता है कि मेरी जो व्यक्तिगत राय और जितना मैं समझ पाया हूं इस पूरी व्यवस्था को, कि राहुल गांधी 24 के चुनाव लड़ने के पहले फिर से संसद के अंदर आ पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। फाइनल कमेंट तहसीन पूनावाला। मैं एक दिनकर जी की कविता की कुछ लाइनों को मॉडिफाई कर देता। उनका हशर वही होगा जो राजनीतिक हशर महाभारत में कौरवों का हुआ था। राजीव जेटली। राहुल गांधी जी माफी मांग लीजिए, अभी भी माफी मांग लीजिए, ओबीसी समाज से माफी मांग लीजिए। मत बोलिए कि इस देश के अंदर चोर रहते हैं, मत बोलिए कि मुझे मेरे देश के लोकतंत्र को आउटसोर्स करके दूसरे देशों को दे करके आना है। मत बोलिए कि हमारी सेना जो है या राहुल गांधी जी के नाना जी जो हैं वो आर्मी को उकसाते थे, हमारी चीनी आर्मी को उकसाते थे, इसलिए चीन यहाँ आता था क्योंकि राहुल गांधी जी के हिसाब से चीन शांति का सबसे बड़ा पक्षकार है। ओके, अशोक यादव जी आप भी कोई कमेंट कर रहे हैं क्या? क्योंकि अभी तक आपका पक्ष मुझे समझ में आया नहीं। रीमा जी ओबीसी के साथ है या नहीं है? रीमा जी देखिए, ये सरकार आज ओबीसी की बात कर रही है। 2014 से लेकर आज तक ये ओबीसी समाज को बरकरार वो बात हो चुकी, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं सामने आया, नहीं सामने आया। ओबीसी समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम मोदी जी किए हैं। ओके ठीक है, आप राहुल गांधी के साथ है ना इस मुद्दे पर? हम उस सारे समाजवादी पार्टी उन सारे विपक्ष के नेताओं के साथ है जिनका शोषण मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहस तो अभी चलेगी लेकिन ये तय नहीं हो पाया है। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक शुरू होने वाली है जिसमें तय होगा आगे की रणनीति में अब कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या कानून का सहारा लेगी या फिर कि सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, क्या सब होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।